हेलो 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 मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत जबरदस्त होंगे। मैं हूं शशांक सिंह राजपूत, आप सभी का स्वागत करता हूं सीवीटी अड्डा 24/7 पर। यार बहुत ही डिमांडिंग चैप्टर है जो कि किसी भी किताब में आपको नहीं पाया जाता, वो है ग्राफ। सर आखिरकार ये चैप्टर क्यों है, ये चैप्टर कहां पे मिलेगा, एनसीईआरटी का कौन सा चैप्टर है, कौन सी किताब में कहां पे पाया जाता है ग्राफ, तो आप एक बार बता दो और हम उसका रट्टा मार लेते हैं, हमारा सब कुछ बेड़ा पार हो जाएगा। जो कि ऐसी कोई किताब दुनिया में नहीं मौजूद है जो आपको ग्राफ को अच्छी तरीके से बताती हो, वो भी आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड अच्छी तरीके से बताती हो। मेन चीज तो ये है कि अगर हम 12वीं में पढ़ रहे हैं, क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, जेई नीट की तैयारी कर रहे हैं या सीबीटी की तैयारी कर रहे हैं, कहीं पर भी अगर आप मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो, चाहे अगर आप फिजिक्स और केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, तो यार देखो ग्राफ कहीं भी आपको पीछा नहीं छोड़ता। अगर आप फिजिक्स पढ़ रहे हो तो फिजिक्स में शुरुआत से ही ग्राफ आपके पीछे लग जाता है। v इज इक्वल टू यू प्लस एटी का ग्राफ ऐसा बनता है। सेम इसी तरीके से v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s का ग्राफ कैसा बनता है एंड ऑल। केमिस्ट्री में पढ़ते हो तो केमिकल काइनेटिक्स में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है एंड सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ग्राफ ऐसा बनता है। मतलब कुल मिला के आप जैसे इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हो, अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो इकोनॉमिक्स में भी कई जगहों पर रिग्रेशन कर्व, कई जगहों पे कॉस्ट बेनिफिट रेशियो का कर्व, बहुत सारी जगहों पर ग्राफ ही ग्राफ आपको नजर आता है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स पढ़ रहे हो तो भी आपको ग्राफ नजर आता है। तो यार कहने का मतलब बेसिकली ये है कि ग्राफ क्या है, ग्राफ हर एक सब्जेक्ट में काम आता है। सर क्या ये कोई ऐसी किताब है क्या जहां पर ये अच्छी तरीके से दिया गया हो और हम इसको पढ़ लें? तो बेटा देखो ऐसी कोई किताब नहीं है, आपके लेवल पे तो एटलीस्ट नहीं है, मतलब जिसको आप अच्छी तरीके से पढ़ के समझ सको। ऐसे तो प्ले विद ग्राफ की मतलब बुक्स आती हैं, मार्केट में अवेलेबल है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन वो आपके एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है। वो एक टीचर को पढ़ने के हिसाब से अच्छी बात है, लेकिन आपके लिए नहीं है, क्योंकि आपको पीएचडी नहीं करनी चीजों में, आपको वही चीजें पढ़नी है जो आपके काम की चीजें हैं। समझ में आया? तो आज के सेशन में मैं आपको पूरा का पूरा ग्राफ का वन शॉट कराने वाला हूं। जितने भी ग्राफ आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, सारे ग्राफ आपको यहां पे समझाने वाला हूं वन बाय वन। अच्छा, यहां पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों को यह लगता है कि सर चलो हम मैथ्स पढ़ रहे हैं, आखिरकार इसको हम पढ़ते क्यों हैं, आखिरकार इसका काम क्या है? बेटा इसका काम बहुत सारी जगहों पर है, और ये सारी जगहें मैं वन बाय वन एक एक चीजें आपको अच्छी तरीके से इस सेशन में मैं आपको समझाने वाला हूं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो अगर आप लेट्स से चैप्टर नंबर अगर आप 2 पढ़ते हो, जो कि मैथ्स का है सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये पूरा का पूरा ग्राफिकल है। अगर आपको ग्राफ अच्छी तरीके से आता होगा, आराम से चैप्टर में बेड़ा पार हो जाएगा। मान लो अगर आप यहां पर चैप्टर नंबर 5 पढ़ते हो, जो कि है सर कॉन्टिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, पूरा का पूरा ग्राफिकल है, आपका बेड़ा पार हो जाएगा। सेम इसी तरीके से भैया चैप्टर नंबर 6 एओडी है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इसमें भी बेटा ग्राफ पूरा का पूरा दिया गया है, बहुत ही जरूरी है। मतलब जितना अच्छी तरीके से आपको ग्राफ आता होगा, उतना अच्छी तरीके से आप आगे मूव ऑन कर पाओगे। अच्छा, इतना ही है क्या? बिल्कुल भी ऐसा नहीं है यार। चैप्टर नंबर 8 कौन सा है सर? चैप्टर नंबर 8 है सर एओवाई यानी कि सर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल। इसमें भी ग्राफ का बहुत ही ज्यादा काम आता है, क्योंकि इसको हिंदी में कहते हैं एरिया अंडर द कर्व, हिंदी में नहीं मतलब अंग्रेजी में इसका दूसरा नाम है। तो एरिया अंडर द कर्व इसका नाम ही है। तो अगर आपको कर्व ड्रॉ करना नहीं आएगा तो आखिरकार आप कहां से इसको अच्छी तरीके से कर पाओगे? तो यार ये वो सारे। अच्छा, इसके अलावा नन एंड अदर देन एलपीपी यानी कि सर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, इसमें भी ग्राफ का बहुत ही ज्यादा काम आता है। तो यार मैथ्स के तुम्हारे आउट ऑफ 13 चैप्टर, यहां पर आप ये देख सकते हो कि आउट ऑफ 13 चैप्टर है ना, मतलब यहां पर कितने चैप्टर ऐसे? 3, 2, 5, 13 चैप्टर में से 5 चैप्टर ऐसे हैं जो कि पूरे के पूरे ग्राफिकल डिपेंडेंसी है। इनकी 5 चैप्टर में ग्राफिकल डिपेंडेंसी है। मतलब ये 5 चैप्टर में अगर आपको ग्राफ आता होगा मैथमेटिक्स में, तो आप अच्छी तरीके से हर एक चीज समझ पाओगे। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 मैंने लिखा ही नहीं, रिलेशन एंड फंक्शन, उसमें भी रेंज डोमेन वगैरह देखने में इसका काम आता है। तो चैप्टर नंबर 1 भी मैं यहां पर लिख देता हूं, ठीक है, यहीं ऊपर ही। तो चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है। तो कुल मिला के ये 6 चैप्टर ऐसे हैं जहां पर ग्राफ का काम आता है। और यार अच्छी तरीके से आप ये चीज सोचो कि 6 चैप्टर यानी कि कितना बड़ा चंक है ये, मतलब आप समझ सकते हो कि आखिरकार इसकी जरूरत कितनी ज्यादा है। अच्छा, ये तो हो गई सर मैथ्स की कहानी। सेम इसी तरीके से फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, सेम इसी तरीके से इकोनॉमिक्स है। तो जितनी अच्छी तरीके से आपको मैथमेटिक्स आती होगी, उतनी अच्छी तरीके से ऑब्वियस सी बात है कि बाकी सारे ग्राफ भी आपको ऑटोमेटिकली आपको समझ में आने लग जाएंगे। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को? तो यार यहां पर जो अगला मुद्दा है, सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से समझो। एक बार बचपन याद करते हैं। बचपन में हम ग्राफ को कैसे पढ़ते थे? बचपन में हम ग्राफ को देखो ऐसे पढ़ते थे, अगर कहीं पर जैसे मान लो लिखा है सर y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ आप ड्रॉ करो,
ठीक है। अगर मान लो इसका ग्राफ हमारे को ड्रॉ करना है तो सर हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते थे? सर यहां पर हम एक सुंदर सी टेबल बनाते थे, एक सुंदर सी टेबल बना के सर यहां पर हम एक्स और वाई की अलग अलग वैल्यूज को निकालते थे, है ना। यहां पर एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू, ये हो गई एक्स और ये हो गया वाई। तो अगर हम एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अगर हम एक्स इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो वाई इज इक्वल टू 2 आ गया। एक्स इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे वाई 3 आ गया। 4 पर 4 आ जाएगा, 5 पर 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो इस तरीके से हम यहाँ पर करते जाएंगे, एक्स और वाई की डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज को हम निकालते जाएंगे। अब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो इसका ग्राफ सर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? सर इसका ग्राफ हम ड्रॉ करने के लिए सिंपल सा हम काम करते थे बचपन में कि सर हम सारे पॉइंट्स को मिला देते थे। जैसे यहां पर सर ये 0 0 है, यहां पर सर 1,1 है, ठीक है। तो यार 1,1 कहां पर होगा? सर यहां कहीं पर होगा। सेम इसी तरीके से 2,2 कहां पर होगा? सर यहां कहीं पर होगा, मतलब 2 एक्स एक्सिस पर, 2 वाई एक्सिस पर। सेम इसी तरीके से भैया 3,3 कहां पर होगा? सर यहां कहीं पर होगा। 4,4 कहां पर होगा? सर यहां कहीं पर होगा। तो अगर हम इन सारी लाइनों को मिलाएंगे, अगर हम इन सारी लाइनों को मिलाएंगे तो सर बेसिकली हमारे पास यहां पर ग्राफ किसका बन जाएगा? बेसिकली सारे पॉइंट्स को अगर हम मिला देंगे तो यहां पर हमारे पास ग्राफ किसका बन जाएगा? सर y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ किसका हो गया? सर y इज इक्वल टू एक्स लाइन का ग्राफ बन गया। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो यार ये हमारे बचपन का तरीका है, जो आप 9वीं में 10वीं में ग्राफ को छापते थे वो इस तरीके से हम ग्राफ को ड्रॉ करते थे। मतलब हर एक पॉइंट्स को रख रख के सारे पॉइंट्स को जब मिला देते थे तो बेसिकली हमारे पास इस कर्व का ग्राफ बन के आ जाता था। किसका? सर y इज इक्वल टू एक्स का। ये बहुत ही बेसिक तरीका मैंने आपको बताया, ठीक है। अच्छा, सेम इसी तरीके से अगर मान लो कहीं पर अगर आपको और एक आधा एग्जांपल आपको समझाता हूं, अभी और अच्छी तरीके से क्लियर कट समझ आएगा। अगर जैसे मान लो कहीं पर आपको ग्राफ छापना है सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का, तो हम कैसे ग्राफ को ड्रॉ करते थे? अगेन मैं अभी तक बचपन में ही तुम्हारे हूं, तो सर यहां पर भी हम x और y की सारी वैल्यूज को निकालेंगे, ठीक है। सारी की सारी x y की वैल्यूज को निकाल के सबको मिला देंगे तो सर वही हमारा ग्राफ बन जाएगा। तो एक बार x यहां पर हो गया एक्स वाई, तो x इज इक्वल टू 0 पुट करो, y की वैल्यू 0। x इज इक्वल टू 1 पुट करो, y की वैल्यू 1। x इज इक्वल टू -1 पुट कर दो, कुछ भी कर दो, y की वैल्यू 1 आ गई। 2 पुट करोगे तो 4 आ गई, -2 पुट करोगे तो अगेन 4, 3 पुट करोगे तो 9, -3 पुट करोगे तो भी 9। ठीक है, क्लियर। अब अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, सर हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? सिंपल, अगेन वही फंडा, सर सारे के सारे पॉइंट्स को हम क्या करेंगे? सर मिला देंगे। पहला पॉइंट क्या है भैया? 0 0, तो यहां पर सर हम इसको लिख लेंगे 0 0। दूसरा पॉइंट क्या भैया? 1 पर 1 है, यानी 1 पर क्या है सर? 1 है। सर -1 पर भी 1 है, तो -1 यहां कहीं पर होगा और -1,1 यहां कहीं पर होगा। सेम इसी तरीके से 2 पर कितना है बेटा? 2 पर सर 4 है, तो -2 पर भी ये हाइट हमारी सेम ही आनी है, -2,4। तो यार बेसिकली अगर हम इन सारे पॉइंट्स को अगर हम मिलाएंगे तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ये नजर आएगा। और ये ग्राफ किसका बन जाएगा सर? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बन जाएगा। और ये तरीका है सर एकदम हमारे बचपन का तरीका है, जो कि आप ग्राफ के पेपर पर आप बचपन से छापते रहते थे। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि सर अगर मान लो हमारे पास कोई भी उल्टा पुल्टा फंक्शन है तो हम क्या ऐसे ही हमेशा ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इतनी नौटंकी करके? तो जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे हर बार इतनी नौटंकी थोड़ी ना करेंगे ग्राफ में, है कि नहीं? अगर इतनी नौटंकी करेंगे तो फिर तो हमारी उम्र गुजर जाएगी ये ग्राफ ड्रॉ करने में। फिर हम कैसे क्या करेंगे? अब यही चीजें मैं तुम्हें इस वाली उम्र में सिखाने वाला हूं, जो कि तुमको कहीं भी यूट्यूब पे नजर नहीं आएगा। मैंने एक सेशन लिया था ग्राफ का आज के 2 साल पहले, वो सेशन बहुत हिट हुआ बच्चों के बीच में। अगेन यार दिस इज द अपडेटेड वर्जन और आप सभी लोगों को बहुत मजा आने वाला है पूरे ग्राफ में। अब ये सारी नौटंकी को हम खत्म करके हम डायरेक्टली ग्राफ को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं और बहुत मजेदार ग्राफ को ड्रॉ करना सीखने वाले हैं। अभी देखना कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आने वाला है। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना? तो अब यहां से सर हम शुरुआत करेंगे सबसे पहले ग्राफ ऑफ लाइन। ठीक है, यहां पर हेडिंग आप सभी बच्चे डालना, ग्राफ ऑफ अ लाइन। देखो एक चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, सभी बच्चे कृपया करके नोट्स जरूर बना लेना बेटा। अगर नोट्स नहीं बनाओगे कोई मतलब नहीं है, फिर तो पढ़ाई वढ़ाई छोड़ दो। तो कृपया करके नोट्स जरूर बनाओ। ग्राफ ऑफ अ लाइन, तो यार इसका 2 तरीका है। सबसे पहला तरीका यह है कि y इज इक्वल टू mx प्लस सी फॉर्मेट, mx प्लस सी फॉर्म। ठीक, यहां पर सर m क्या होता है? m होता है भैया tan थीटा। ठीक है, और यहां पर सर थीटा कहां से कहां तक होता है सर? 0 से लेके पाई के बीच में। ठीक, और m को ही हम क्या कहते हैं भैया? स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? स्लोप कहते हैं। ठीक है, क्लियर है सभी को?
तो हर एक सवाल में बेसिकली आपको यहां पर थीटा पुट करो, यहां से हमारे पास स्लोप निकल के आ जाएगा। और सी क्या है बेटा, सी है सर पॉजिटिव वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, पॉजिटिव वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, ये है हमारा सी। ठीक है, क्लियर। तो बेसिकली यहां पर पॉजिटिव वाई एक्सिस इंटरसेप्ट, या यहां पर आप वाई एक्सिस इंटरसेप्ट लिख दो तो ज्यादा जनरलाइज हो जाएगा ये। तो बेसिकली वाई एक्सिस इंटरसेप्ट है। अब मान लो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सर हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, सिंपल सा, यहां पर यार हम एक्स एक्सिस ड्रॉ करेंगे सर, यहां पर हम वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। दिस वन इज द एक्स एक्सिस, दिस वन इज द वाई एक्सिस। ओरिजिन तो सबको मालूम ही होगा यार कि ये ओरिजिन है, ठीक है। और इस ये क्या है, वो होगा बेसिकली दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ लाइन, ठीक है। अगर यहां पर मान लो सी पॉजिटिव है तो ये हाइट क्या होती है सर, सी। यहां पर मैं ये मान के चल रहा हूं कि सी हमारा जो है पॉजिटिव है, और यार यहां पर मैं ये भी मान रहा हूं कि सर जो हमारा थीटा है, थीटा भी हमारा क्या है सर, पॉजिटिव है। तो बेसिकली ये लाइन हमारी कैसी जाएगी, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी लाइन कुछ इस तरीके से होके जाएगी, ठीक है। तो अगेन अब मैं यहां पर कुछ एक एग्जांपल आप सभी बच्चों को दे रहा हूं, फटाफट ड्रॉ करो। y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक। तो आपको करना क्या है, आपको सिंपल से काम यही करना है कि आपको यहां पर स्लोप देखना है और y एक्सिस इंटरसेप्ट देखना है। तो भैया यहां पर m इज इक्वल टू 3 है और यहां पर c की वैल्यू कितनी है सर, c की वैल्यू है 5, यानी m क्या है हमारा, पॉजिटिव है, यानी कि हमारा tan थीटा जो है सर पॉजिटिव है, ठीक है, क्लियर। अब यार यहां पर एक छोटी सी बात मैं आप सभी बच्चों को समझाना चाहता हूं, यहां पर m क्या होता है, देखो ध्यान से समझना। m क्या होता है सर, m इज इक्वल टू होता है tan थीटा, और इसी को हम कहते हैं बेटा स्लोप, ठीक। और स्लोप क्या है, स्लोप होता है एंगल मेड बाय ए लाइन, नोट डाउन कर लो इसको, angle made by a line from the positive y axis, from the positive x axis, from the positive x axis in anti-clockwise sense, in anti-clockwise direction। इसको क्या कहते हैं भैया, इसको हम कहते हैं सर स्लोप, है ना। मतलब किसी भी लाइन की डायरेक्शन फ्रॉम द पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, उसको हम क्या कहते हैं, tan थीटा कहते हैं बेसिकली, m इज इक्वल टू tan थीटा, ठीक है। और यही हमारा क्या होता है सर, स्लोप के बराबर होता है, ठीक है, क्लियर है। अब जरा एक बार को ना थोड़ा सा स्लोप का कंसेप्ट आप अच्छी तरीके से समझना, स्लोप, उसके बाद अभी हम इस लाइन को ड्रॉ करेंगे, डोंट वरी। एक चीज आप जरा सोचो सभी मेरे बच्चे, मान लो अगर यहां पर बेटा ये एक्स एक्सिस है, ठीक है, और ये वाई एक्सिस है। यहां पर मैं दो केसेज ले रहा हूं, सभी बच्चे जरा ध्यान से अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करना। यार अगर यहां पर मान लो कोई लाइन इस तरीके से झुकी है और यहां पर मान लो कोई लाइन इस तरीके से झुकी हुई है, ठीक। यहां पर हमें समझना है यार, यहां पर जरा ध्यान से देखो, ये क्या है सर, दिस इज अ 90 डिग्री। तो यार ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर सर थीटा हमारा जो है लेस देन 90 डिग्री है। और यार अगर यहां पर मैं थीटा लेता हूं यहां पर, तो ऑब्वियस सी बात है कि सर हमारा थीटा जो है ग्रेटर देन 90 डिग्री है कि नहीं। यहां पर थीटा हमारा ग्रेटर देन 90 डिग्री है और यार यहां पर थीटा हमारा लेस देन 90 डिग्री है। अब जरा सभी बच्चे सोचना, अगर हमारा थीटा लेस देन 90 डिग्री है तो बाबू भैया एक बात बताओ कि सर tan थीटा हमारा पॉजिटिव होगा कि नहीं। बिल्कुल सर पॉजिटिव होगा, आप कोई सी भी वैल्यू रख के देख सकते हो। tan 45 रख के देखो 1 आ जाएगा, tan 30 डिग्री रख के देखो 1/√3 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। tan 60 डिग्री रख के देखो √3 आ जाएगा, वो भी पॉजिटिव। यानी कहने का मतलब ये है कि सर जब हमारा थीटा 90 डिग्री से कम है तो सर हमारा tan थीटा पॉजिटिव है। और अगर tan थीटा पॉजिटिव है तो बेटा यहां पर हम स्लोप पॉजिटिव लिख सकते हैं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और अगर सर स्लोप पॉजिटिव है यानी कि सर m हमारा पॉजिटिव हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात। अब एक बार प्रेम से वाह वाह बोल के एक चीज समझना कि सर अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से झुकेगी, समझ आ गया। अगर हमारा स्लोप पॉजिटिव है तो लाइन हमारी कुछ इस तरीके से झुकेगी। यहां पर जरा देखो, अगर हमारा सर थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है, अगर हमारा थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री है तो सर यहां पर हमारा tan थीटा लेस देन 0 हो जाएगा कि नहीं। आप रख के देखो, क्यों, क्योंकि 90 डिग्री से ज्यादा होने पे थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाएगा तो tan थीटा हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। अगर tan थीटा नेगेटिव हो जाएगा तो सर स्लोप हमारा नेगेटिव हो जाएगा कि नहीं, बिल्कुल सही बात है सर, हाँ या ना, जल्दी बताओ। आई थिंक क्लियर है। अब यहां से एक चीज समझने की जरूरत है, और अगर स्लोप अगर नेगेटिव है तो हम इसको लिख सकते हैं कि m इज लेस देन 0, ठीक। अब यहां से एक चीज समझने की जरूरत है कि अगर हमारे पास स्लोप कहीं पर पॉजिटिव लिखा है तो यानी कि लाइन का झुकाव कुछ इस तरीके से होगा। अगर कहीं पर स्लोप नेगेटिव है यानी कि लाइन इस तरीके से झुकेगी।
अब यहां पर तुम्हारे को यही एक बहुत अच्छी तरीके से अपने दिमाग में इसको सेट कर लो। अगर स्लोप पॉजिटिव, लाइन का झुकाव इस डायरेक्शन में, अगर स्लोप नेगेटिव तो लाइन का झुकाव इस डायरेक्शन में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, यहां पर इसको अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट। क्लियर है बेटा सभी बच्चों को, हाँ या ना? अब यार जरा ना हम इस वाले ग्राफ पर आते हैं बेटा। यहां पर अभी अभी जस्ट मैंने आपको एक ग्राफ दिया था y = 3x + 5 का, ठीक है। अब जरा इस ग्राफ को हम लोग ड्रॉ करते हैं और यहां पर अभी देखो एकदम मजेदार हम ड्रॉ करेंगे y = 3x + 5, ठीक। ये मैं आपको पहले तरीके से समझाना चाहता हूं। देखो भैया यहां पर सर स्लोप हमारा क्या है, यहां पर सर स्लोप हमारा क्या है, पॉजिटिव है ना। यहां पर m = क्या है भैया, 3 है जो कि सर पॉजिटिव है, c = 5 है सर जो कि पॉजिटिव है। यानी अगर m पॉजिटिव है, स्लोप पॉजिटिव है, यानी ये चीज एकदम गारंटीड सर कंफर्म है कि लाइन का झुकाव हमारा इस तरीके से होगा, मतलब लाइन हमारी ऐसे झुकेगी, ठीक है, ये एकदम पक्की बात है। अब यहां पर c कैसा है सर, पॉजिटिव है, यानी अगर c पॉजिटिव है तो लाइन का झुकाव कुछ इस तरीके से हो जाएगा कि नहीं? सभी बच्चे जरा ध्यान से देख लो। क्यों? क्योंकि सर यहां पर c = 5 है, c है क्या, पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट, यानी यहां पर c = 5, यानी लाइन y एक्सिस पर ऊपर से जा रही है और स्लोप इसका पॉजिटिव है, यानी लाइन का झुकाव इस तरीके से होगा। अब आप खुद ही सोचो कि अगर यहां पर y एक्सिस इंटरसेप्ट पॉजिटिव है, मतलब c = 5 है और लाइन को झुकना ऐसे है, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि लाइन इसी तरीके से जाएगी और कोई दूसरा रास्ता थोड़े ना। आप खुद ही सोचो, ठीक है। क्लियर है सभी को? अगला एग्जांपल यहां पर मैं लेता हूं, y = 3x - 5 मान लो, y = 3x - 5, ठीक है। सभी बच्चे जरा इस ग्राफ को ड्रॉ करिए अपनी कॉपी में फटाफट। यहां पर अगेन हम क्या करेंगे, यहां पर देखो अगेन हम यही काम करेंगे सर, c = क्या है भैया, -5, यानी कि नेगेटिव है, यानी ये जो लाइन होगी वो कहीं ना कहीं नेगेटिव y एक्सिस से जाएगी, मतलब यहां कहीं से होकर गुजरेगी ये लाइन, ठीक है। कहां से गुजरेगी अभी हम उसको देखते हैं। और यार यहां पर जो स्लोप है हमारा क्या है बच्चों, स्लोप है सर हमारा 3 जो कि सर पॉजिटिव है, यानी कहने का मतलब यह है कि लाइन का झुकाव कुछ इस तरीके से होगा और लाइन यहां कहीं इस वाले रीजन से होके जाएगी। यानी कुल मिला के मुद्दे की बात यह है कि सर लाइन हमारी कुछ इस तरीके से निकलेगी। अरे लाइन इस तरीके से निकलेगी कि नहीं, हाँ या ना? क्यों? क्योंकि सर स्लोप यहां पर पॉजिटिव है, स्लोप अगर पॉजिटिव है तो लाइन का झुकाव ऐसे ही होगा इसी डायरेक्शन में। और यहां पर c की वैल्यू क्या है सर, -5, यानी कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाएगा, -0, -5। ये पॉइंट कितना हो गया सर, 0, -5। सेम इसी तरीके से ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो गया सर, 0,5। ठीक है यार, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना? जल्दी देख लो एक बार। अच्छा अब अगला एग्जांपल यहां पर लेते हैं, जैसे मान लो अगर कहीं पर y = -3x + 5 अगर दे दे। अब मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करोगे? अगेन सर यहां पर x एक्सिस y एक्सिस ड्रॉ करेंगे, ठीक है। तो भैया यहां पर हमारा m क्या है, m = सर -3 जो कि है नेगेटिव, यानी लाइन हमारी कुछ इस तरीके से झुकने वाली है। c = कैसा भैया, 5, यानी कि सर पॉजिटिव y एक्सिस, यानी कि कहीं ना कहीं इस जगह से निकलेगी और लाइन का झुकाव कुछ इस तरीके से होगा। बस ऐसे दो बातों को ध्यान में रखते हुए आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से, ठीक है। तो यार ग्राफ को सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से यहाँ पर ड्रॉ कर लो, यानी कि ये लाइन हमारी कुछ इस तरीके से होकर जाएगी। ऐसा क्यों? ऐसा सर इस वजह से क्योंकि ये लाइन, ये जो इसका स्लोप है नेगेटिव है, यानी लाइन इस तरीके से झुकेगी और c = क्या है, 5 है, यानी कि ये लाइन पॉजिटिव y एक्सिस से होकर जाएगी। यहां पर c = 5, तो यानी कि सर ये कोऑर्डिनेट कितना हो गया, 0,5। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर? कोई भी डाउट किसी बच्चे को? अच्छा इसका अगला एग्जांपल यहां पर और ले लेते हैं। अगला एग्जांपल y = -3x - 5, मान लो अगर ये कहीं पर लिखा हुआ और अगर आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे? सर अगेन हम यहां पर भी यही काम करेंगे, c की वैल्यू देखेंगे और उसके अलावा पॉजिटिव y एक्सिस इंटरसेप्ट देखेंगे। यहां पर भैया m की वैल्यू क्या है सर, m की वैल्यू है सर -3 जो कि है सर नेगेटिव, और c की वैल्यू कितनी है भैया, -5 जो कि है सर नेगेटिव। यानी कि लाइन हमारी कुछ इस तरीके से झुकनी है, लेकिन वो लाइन यहां कहीं से जाएगी क्योंकि c की वैल्यू क्या है, नेगेटिव है। यानी सर हमारा लाइन यहां पर जो ये ग्राफ है, बेसिकली वो ग्राफ कैसा बनेगा लाइन का, वो लाइन का ग्राफ कुछ इस तरीके से बनना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा स्लोप क्या है, स्लोप है हमारा नेगेटिव और पॉजिटिव और नेगेटिव y एक्सिस से ये गुजर रहा है, यानी 0,-5 से। समझ आया? तो यार ये रही बात हमारे पूरी की पूरी लाइन के ग्राफ की। आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है कि लाइन के ग्राफ को हम सर कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, तो ये 4 केसेज मैंने तुम्हें यहां पर बहुत ही भयंकर तरीके से मैंने आपको समझाए हैं, तो इस चीज को ध्यान में रखना। ठीक है भैया, अब यार इसके आगे थोड़ा सा कुछ एक लाइन का अलग दूसरा तरीका। ठीक है, यहां पर ग्राफ ऑफ लाइन
है ना। यहां पर बेटा ग्राफ ऑफ लाइन को मैं एक और तरीके से आपको समझाता हूं, सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से सुनो, ठीक है बेटा। कोई भी लाइन है, अगर आप x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 फॉर्मेट में लिखते हो, जहां पर a और b कैसे हैं सर, पॉजिटिव है, तो भैया इसका ग्राफ हमारा कैसा बनेगा, इसका ग्राफ बेटा हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। कैसा ग्राफ बनेगा बाबू भैया, जरा ध्यान से सुनिए फटाफट। या सर ये ग्राफ हमारा इस तरीके से बनेगा, और ये वाला कोऑर्डिनेट लिख लेंगे सर हम a,0, और ये कोऑर्डिनेट लिख लेंगे सर हम 0,b, सिंपल, ठीक है। और यार यहां पर a क्या होता है, a होता है सर x एक्सिस इंटरसेप्ट, लिख लो इसको कहीं पर बेटा, x एक्सिस इंटरसेप्ट, और यहां पर b क्या है भैया, y एक्सिस इंटरसेप्ट है। क्या है सर, b y एक्सिस इंटरसेप्ट है, ठीक है, क्लियर। तो यहां पर x और y एक्सिस इंटरसेप्ट क्या है सर, a और b है। तो अगर आपके पास दुनिया की कोई सी भी लाइन है, आप सिंपल सा एक काम करो, उसको इस फॉर्मेट में लिख लो, x बाई ए प्लस वाई बाई बी बराबर 1। यहां पर आप a की वैल्यू देखो कि क्या है, b की वैल्यू देखो क्या है, बस आराम से आप ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है, क्लियर है सभी को। अब कैसे ड्रॉ करेंगे जरा सभी मेरे बच्चे यहां पर एग्जांपल में आप देखिए फटाफट। जैसे मान लो कहीं पर आपके पास एक लाइन है x बाई 6 प्लस वाई बाई 3 इज इक्वल टू 1, मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। सर हम कैसे ड्रॉ करेंगे यार, सिंपल सर, यहां पर हमारा x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, 6 है, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया सर 6,0। y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना भैया 3 है, यानी ये कोऑर्डिनेट हो गया सर 0,3। सिंपल सा काम हम काम करेंगे सर, बस इन दोनों को हम मिला देंगे, यही हमारा क्या हो गया सर, ग्राफ हो गया, ठीक है, क्लियर है। लेकिन ये हमेशा इस तरीके से थोड़ी ना रहेगा। मान लो कहीं पर अगर ऐसा लिखा है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 1, ठीक। अब मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। अब ग्राफ ड्रॉ करने का इसका दोनों तरीका आप कर सकते हो, y इज इक्वल टू mx प्लस c फॉर्मेट से भी कर सकते हो, लेकिन आप इस वाले फॉर्मेट से भी आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर सकते हो। कैसे करेंगे सर, इसको हम लिख सकते हैं x अपॉन 1/3 लिख सकते हैं कि नहीं, प्लस y अपॉन 1/5 लिख सकते हैं कि नहीं, इज इक्वल टू 1। तो यानी कि सर यहां पर x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, 1/3 पॉजिटिव है, y एक्सिस इंटरसेप्ट 1/5 पॉजिटिव है, तो आराम से हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। सर कैसे ड्रॉ करेंगे इसका ग्राफ, हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। इसका भी ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ये वाला कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा सर, x एक्सिस इंटरसेप्ट है 1/3,0, y एक्सिस इंटरसेप्ट है भैया 0,1/5, सिंपल, ठीक है। आराम से आप इस तरीके से किसी भी लाइन के ग्राफ को आप ड्रॉ कर सकते हो। अच्छा सेम इसी तरीके से जैसे मान लो अगर मैं यहां पर लिख लेता हूं 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 9, ठीक। अब मान लो इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो कैसे क्या ड्रॉ करोगे सर, इसको हम सबसे पहला काम तो लिखेंगे x बाई ए प्लस वाई बाई बी इज इक्वल टू 1 के फॉर्मेट में हम इसको बनाएंगे। तो बनाओ यहां से, इसको कैसे बनाएंगे सर, 3x बाई 9 प्लस यहां से इसको लिख लेते हैं सर प्लस 5y अपॉन माइनस 9 इज इक्वल टू 1, ठीक। मैंने क्या करा, नाउ से डिवाइड कर दिया और यहां पर माइनस को मैंने नीचे लिख दिया। सर यहां पर हम लिख सकते हैं x बाई 3 प्लस y बाई माइनस 9/5, y अपॉन माइनस 9/5 इज इक्वल टू 1। अब यार ये बन गया कि नहीं, देखो x बाई ए प्लस वाई बाई बी के फॉर्मेट में बन गया कि नहीं है, ध्यान से देखो इसको, बन गया ना। तो बस अब हम इसका ग्राफ आराम से ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे भैया, फटाफट यहां पर देखो सर, x एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है 3 है, यानी कि ये लाइन कहां से जाएगी, यहां पर 3,0 से जाएगी। y एक्सिस इंटरसेप्ट कितना है, माइनस 9/5 है, यानी ये लाइन नेगेटिव y एक्सिस से जाएगी, यानी 0,-9/5 से। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है तो सिंपल सा काम आप यही करो, बस दोनों को आप मिला दो, ये लो, यही इसका ग्राफ बन गया, सिंपल, ठीक है, क्लियर है। तो यार ये दूसरा तरीका है किसी भी लाइन के अगर आपको ग्राफ को ड्रॉ करना है तो, ठीक है, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को। तो अगर कभी भी किसी भी लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है तो आप इन दोनों तरीके में से कोई भी तरीका आप ऑप्ट कर सकते हो, ठीक है। अच्छा तीसरा एक तरीका और बता देता हूं, सिंपल तरीका आपको, ग्राफ ऑफ अ लाइन, ठीक है। यहां पर तीसरा मेथड आपको बताने जा रहा हूं, ग्राफ ऑफ अ लाइन का तीसरा मेथड। बेटा अनगिनत मेथड है मेरे पास, अनगिनत मेथड, सीरियसली आपको बता रहा हूं। देखो यहां पर सिंपल से काम आपको यही करना है। जैसे मान लो अगर कहीं पर आपके पास लिखा हुआ है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6, मान लो ये एक लाइन लिखी हुई है, ठीक है। तो यहां पर आप कुछ एक स्टेप फॉलो करो। यहां पर आप स्टेप्स को क्या फॉलो करोगे, सबसे पहला काम, पुट x इज इक्वल टू 0, आप x को 0 पुट कर दो और y की वैल्यू निकालो, फाइंड y, ठीक है। पहला काम ये करो, तो यहां से निकालो x इज इक्वल टू 0 पुट करके y की वैल्यू निकालो। तो x इज इक्वल टू अगर हम 0 यहां पर पुट करेंगे तो ये हो गया 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 6।
तो y की वैल्यू हो गई भैया 6/5। यानी ये जो ग्राफ है वो y एक्सिस पर 6/5 यूनिट से गुजरेगा। दूसरा काम क्या करना है सर आपको, दूसरा काम पुट y इज इक्वल टू 0 एंड फाइंड वैल्यू ऑफ x, फाइंड वैल्यू ऑफ x। समझ आया? तो यानी कि सर यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर अगेन हम y को 0 पुट कर देंगे, यानी कि 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 6। तो बेटा यहां पर y को 0 पुट करो तो 3x इज इक्वल टू 6, तो x इज इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। ठीक, यानी ये ग्राफ x एक्सिस पर कहां से गुजरेगा सर, 2 यूनिट से होकर गुजरेगा। ठीक है, क्रिस्टल क्लियर। तो बेटा अब यहां पर हमें इस ग्राफ को ड्रॉ करना है। सिंपल सा काम हम करेंगे, यहां पर दोनों यही पॉइंट आप पकड़ लो, आराम से ग्राफ को सर हम ड्रॉ कर सकते हैं। कैसे, y पर 6/5, x पर 2, तो 2 यानी कि 2,0, 6/5 यानी कि सर 0,6/5। बस इन्हीं दोनों पॉइंट्स को आप मिला दो, ये सर हमारा बन गया सुंदर सा ग्राफ। ये लो, समझ आया सभी बच्चों को? तो इस तरीके से बेटा ये तीसरा मेथड है बेसिकली किसी भी लाइन के ग्राफ को ड्रॉ करने का। तो मेनली ये तीन तरीकों से लाइन का ग्राफ ड्रॉ होता है। तो जितने भी बच्चे आप सभी लोग देख रहे हो, देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है, लाइन का ग्राफ। समझ में आ रहा है? और रही बात देखो अब इसके प्रैक्टिस की, तो आप सभी लोग खूब सारा प्रैक्टिस करिए। बचपन से आप लोग जो v इज इक्वल टू u प्लस एटी का ग्राफ पढ़ते हो, वो भी लाइन का ही ग्राफ होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर लाइन के ग्राफ को आप बहुत ही खूबसूरत तरीके से, आप अच्छी तरीके से यहाँ पर देख सकते हो। ठीक है भैया, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को, कोई भी डाउट? अच्छा, कुछ एक यहाँ पर स्पेशल ग्राफ है जो कि लाइन से रिलेटेड ग्राफ है, इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लो, स्पेशल ग्राफ्स। ठीक है, कुछ एक स्पेशल ग्राफ है जो आपको पता होना चाहिए बेटा। ठीक है, अच्छी तरीके से। सबसे पहला ग्राफ है लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस। कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो उसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये चीज आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए। देखो, अगर हमारे पास कोई भी एक लाइन है जो कि सर एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो उसका ग्राफ क्या होता है भैया, उसका ग्राफ होता है सर y इज इक्वल टू लैम्डा। y इज इक्वल टू लैम्डा। क्यों? क्योंकि सर यहां पर हर एक जगह पर, क्योंकि यहां पर आप कहीं पर भी चले जाओ y कांस्टेंट है, आप कहीं पर भी चले जाओ, देखो y क्या है सर, कांस्टेंट है। समझ आया? तो इसी वजह से इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी सर, कोई भी लाइन अगर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस है, उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, y इज इक्वल टू लैम्डा होगी। ठीक यार, सेम इसी तरीके से दूसरा लाइन पैरेलल टू द y एक्सिस। कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो सर हम उसको कैसे निकालते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन अगर हमारी y एक्सिस के पैरेलल है तो सर हम उसको कैसे लिखते हैं, कैसे निकालते हैं, इसको भी अच्छी तरीके से आप लोग अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लो। और बेटा ये नोट्स ग्राफ का बना के रख लेना, ये जिंदगी भर तुम्हारे को काम देगा, ट्रस्ट मी। सबसे ज्यादा अगर मैथ्स में कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो है सर ग्राफ। तो कोई भी लाइन अगर y एक्सिस के पैरेलल है तो वो इस तरीके से होगी भैया। इस लाइन की इक्वेशन होगी सर x इज इक्वल टू लैम्डा। क्यों? क्योंकि सर अगर आप यहां पर कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो हर जगह पर देखो x कांस्टेंट है। आप कहीं पर भी चले जाओ, हर जगह पर देखो x की वैल्यू क्या है सर, सेम है। समझ आ रहा है? मतलब यहां पर भी x इज इक्वल टू लैम्डा है, यहां पर भी x इज इक्वल टू लैम्डा, हर एक पॉइंट पर सर x इज इक्वल टू क्या है, लैम्डा है। ठीक है, क्लियर है? तो ये दो स्पेशल ग्राफ हैं, सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से इनको ध्यान में रखना। ठीक है, एक और बहुत स्पेशल तीसरा ग्राफ है। अगर कहीं पर सर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 अगर लिखा हुआ है, ठीक है, तो अगर आपको इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे, जरा इसको आप समझो, है ना। अगर मान लो हमारे को इसका ग्राफ अगर ड्रॉ करना है तो सर हम कैसे ड्रॉ करेंगे। यहां पर आप एक चीज सोचना कि कभी भी दो क्वांटिटी का स्क्वायर, कोई भी कभी भी, जैसे यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0, यार ऑब्वियस सी बात है कि एक्स स्क्वायर तो सर हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा, वाई स्क्वायर तो सर हमेशा ही ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा। तो दोनों को जोड़ोगे अगर तो ये 0 कब आएगा बताओ। मतलब दो ऐसी क्वांटिटी जो हमेशा ही पॉजिटिव है, इन दोनों को जोड़ने पे 0 कब आएगा, कब आएगा सभी बच्चे जल्दी से बताओ। इट इज पॉसिबल ओनली इफ, कब, जब x भी 0 हो जाए और y भी क्या हो जाए सर, 0 हो जाए। ठीक है, क्लियर। ये कब पॉसिबल है, जब सर हमारा x भी 0 हो जाए और y भी 0 हो जाए। तो अगर मान लो कभी भी अगर आपको इसका ग्राफ अगर पूछा जाएगा तो इसका ग्राफ क्या होगा सर, इसका ग्राफ हो जाएगा 0 0,
यानी कि सर इसका ग्राफ क्या हो गया, 0 0, यानी ये क्या हो गया, दिस इज अ ग्राफ ऑफ अ पॉइंट। ये किस चीज का ग्राफ है, बेसिकली ये एक पॉइंट ग्राफ है। ये क्या है, एक पॉइंट होगा, इसका ग्राफ क्या होगा सर, एक पॉइंट होगा। समझ आया सभी बच्चों को, अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लो इसको। कोई भी अगर डाउट है नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो, ठीक है बेटा। तो इट वाज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ अ लाइन। जहां से आपके ग्राफ की शुरुआत होती है, तो बेसिकली हमेशा एक लाइन के ग्राफ को हम सबसे पहले पढ़ते हैं। तो इट वाज ऑल अबाउट द ग्राफ ऑफ अ लाइन। समझ आया। तो लाइन के ग्राफ को बेटा आप जनरली फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, हर एक जगह पर लाइन का ग्राफ, इनफैक्ट अगर आप जेई नीट वगैरह की भी तैयारी कर रहे हो तो भी आपको ये बहुत ही ज्यादा सेशन काम का रहने वाला है। और एक एक अक्षर अपनी कॉपी में ऐसे ही सुंदर सा नोट्स बना के लिखना, क्योंकि अगर नहीं बनाओगे यार देखो इसका कोई मतलब नहीं बनेगा, ठीक है। तो बच्चों अब यहां पर हम लोग आगे बात करने वाले हैं बेसिकली ग्राफ ऑफ अ पैराबोला की, ठीक है। तो यहां पर अब हम लोग आगे बात करेंगे सर ग्राफ ऑफ अ पैराबोला। ये ग्राफ ऑफ अ पैराबोला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी मेरे बच्चे जरा ध्यान से देखो, यहां पर लिख लेना, इफ वी हैव y इज इक्वल्स टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है। तो पहली बात तो ये क्या है, दिस इज अ पैराबोला। ये बात आप सभी बच्चे ध्यान रखना कि अगर कहीं पर भी आपके पास ये 2 डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये क्या है, ये सर सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। सेकंड डिग्री क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये। और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है सर, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है। और ये किसका ग्राफ है सर, पैराबोला। तो इसके ग्राफ को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, इसका बेटा कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टेप्स है, और ये स्टेप्स आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए, आराम से ग्राफ को ड्रॉ कर लोगे। सबसे पहला स्टेप है कि इफ ए पॉजिटिव, अगर ए पॉजिटिव है तो सर ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला। ग्राफ इज अपवर्ड पैराबोला, यानी कि सर ग्राफ जो है अपवर्ड पैराबोला होगा अगर ए पॉजिटिव होगा तो। अगर ए नेगेटिव होगा, इफ ए नेगेटिव, तो बेटा ग्राफ क्या होगा, ग्राफ इज डाउनवर्ड पैराबोला, ठीक है। ग्राफ क्या होगा भैया, डाउनवर्ड पैराबोला होगा, यानी ग्राफ का मुंह कुछ हमारा इस तरीके से होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, सबसे पहला काम सर हमारे को ए देखना है। अगर ए पॉजिटिव है तो ग्राफ अपवर्ड पैराबोला, ए नेगेटिव है तो ग्राफ डाउनवर्ड पैराबोला। दूसरा काम सर यहां पर हम क्या करेंगे, वर्टेक्स। दूसरा काम वर्टेक्स, ठीक। तो सर वर्टेक्स क्या होता है, v इज इक्वल्स टू माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a, ठीक। और यहां पर d क्या होता है सर, बी स्क्वायर माइनस 4ac, जो आप बचपन में पढ़ते थे ना, d डिस्क्रिमिनेंट जिसको हम कहते हैं, तो ये वही d है बेटा, बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक। तीसरा काम हम यहां पर क्या करते हैं, सब्स्टिट्यूट। यही स्टेप आप फॉलो करना बेटा, सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल्स टू 0, फाइंड वैल्यू ऑफ y, फाइंड वैल्यू ऑफ y। समझ आया। आपको करना है क्या है कि x को 0 पुट करो और y की वैल्यू को फाइंड आउट कर लो। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब आप x को 0 पुट करोगे, y की वैल्यू निकालोगे, इससे ये मालूम चल जाएगा कि ये ग्राफ y एक्सिस पर कहां से होकर गुजर रहा है। समझ में आया। तो बेटा ये मेनली आपको तीन स्टेप्स आपको ये फॉलो करने हैं, जो मैंने यहां पर आपको लिखाया हुआ है। सबसे पहले आप ए को देखोगे, ए क्या है, उसके बाद आप यहां पर वर्टेक्स देखोगे। वर्टेक्स बेसिकली होता क्या है, कई सारे बच्चों को ये भी डाउट आ सकता है बेटा, अगर मान लो जैसे ये हमारा पैराबोला है, तो ये ग्राफ जहां से घूमता है बेसिकली यही हमारा क्या होता है सर, वर्टेक्स होता है। मतलब पैराबोला जहां से घूमता है यही हमारा क्या होता है सर, वर्टेक्स होता है। जैसे पैराबोला अगर डाउनवर्ड है तो यहां से घूम रहा है, तो बेसिकली दिस इज द वर्टेक्स, ठीक है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो वर्टेक्स क्या होता है सर, जहां से कोई भी पैराबोला घूमता है वो होता है हमारा वर्टेक्स, ठीक है। क्लियर, इंटरेस्टिंग है ना बहुत मजेदार है बेटा। आप एओडी वगैरह पढ़ोगे ना, मैक्सिमा मिनिमा निकालने में, कॉन्टिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी निकालने में, इतना ज्यादा ये काम की चीज है जिसकी हद नहीं है। आप बस तसल्ली से 2.5-3 घंटा जब तक मैं पढ़ा रहा हूं, आप आराम से इसका नोट्स बनाओ, अच्छी तरीके से नोट्स बनाओ, तब असली मजा आएगा। समझ में आ रहा है सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो अब यहां पर कुछ है कि यार प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। मान लो ये हमारे पास एक पैराबोला है, आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। तो सर सबसे पहला काम क्या करेंगे, सबसे पहला काम यहां पर हम करेंगे सर a की वैल्यू देखेंगे।
तो यहां पर ए की वैल्यू क्या है 1 है, तो जो कि सर पॉजिटिव है, यानी पैराबोला हमारा अपवर्ड बनेगा। दूसरा काम क्या करेंगे भैया, वर्टेक्स निकालेंगे। क्या होता है बाबू, माइनस बी बाई 2a माइनस डी बाई 4a। ठीक, तो यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 6। ठीक, तो अब सब कुछ यहां पर पुट करो, तो वर्टेक्स कितना आया, -5/2a यानी कि 2। और यहां से d निकाल लेते हैं। d क्या है सर, b स्क्वायर माइनस का 4ac, तो b कितना है 5 स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू 1, c की वैल्यू 6, यानी कि 25 माइनस 24 इज इक्वल टू कितना आ रहा है 1। तो d की वैल्यू कितनी आ गई 1, तो यानी 1/4a, की वैल्यू है 1, यानी 1/4 इज द, ये हो गया हमारा। तो ये माइनस का साइन एक और लग जाएगा, -1/4 आ गया। तो यार यहां से d की वैल्यू कितनी आ गई सर, d की वैल्यू आ गई 1 और माइनस d/4a की वैल्यू -1/4। अब भैया हमारे को इसका ग्राफ जरा ड्रॉ करना है, फटाफट इसका ग्राफ हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि सर इसका ग्राफ कैसा दिखता है। अच्छा, तीसरा काम क्या करते हैं, ये तो 2 काम हो गया। तीसरा काम सर x की वैल्यू को हम 0 पुट कर देंगे उसमें। तो तीसरा काम यहां पर लिख लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू 0, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 6, यानी ग्राफ ये कहां से जाएगा, y पे 6 से जाएगा। तो अब सारे पॉइंट को लिखते हैं यार। वर्टेक्स क्या होता है, जहां से ग्राफ मुड़ता है, यानी कि ये ग्राफ कहां से मुड़ रहा है, -5/2 -1/4, जो कि होगा सर थर्ड क्वाड्रेंट में। ठीक, तो यार अगर ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा और ये ग्राफ कह रहा है कि सर यहां से गुजर रहा है, मतलब 0,6 से y एक्सिस पर 6 यूनिट से, और ये ग्राफ यहां से मुड़ रहा है, ग्राफ है अपवर्ड, तो यार यानी कि ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा कि नहीं, कुछ इस तरीके से। ठीक है, थोड़ा सा इसको सिमेट्रिकल बना देता है। ठीक है, तो ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा बेसिकली। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी को, हाँ या ना, जल्दी से एक बार देख लो फटाफट, कोई भी डाउट अगर जरा सा भी है तो आप बताओ। तो यार किसी भी पैराबोला को हम ड्रॉ कैसे करते हैं, उसके ये सारे स्टेप हैं। सबसे पहला काम आप ए देखो, फिर यहां से वर्टेक्स निकालो, फिर उसके बाद यहां से x को 0 पुट करो, y की वैल्यू निकालो, सारे पॉइंट्स को मिला के ड्रॉ कर दो आराम से। समझ आ गया सभी बच्चों को, हाँ या ना, जल्दी से आप बताओ। अच्छा, अगर मान लो यही अगर डाउनवर्ड पैराबोला बन रहा होता, तो डाउनवर्ड पैराबोला में a नेगेटिव होता, तो ये पैराबोला इस तरीके से बन रहा होता, सिंपल। ठीक है, क्लियर है। तो यहां पर कुछ यार एक आधा होमवर्क तुम्हारे को दे रहा हूं, तो कृपया करके सभी मेरे बच्चे ये होमवर्क को जरूर सॉल्व करना। सबसे पहला y इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6। दूसरा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तीसरा y इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। चौथा y इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4। ठीक, ये सारे ग्राफ आप पैराबोलिक हैं, सारे ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हो। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। ठीक, तो इन सब ग्राफ्स को आप ड्रॉ कर लेना अपनी कॉपी में। आगे चलते हैं यार, स्टैंडर्ड पैराबोला। बेटा स्टैंडर्ड पैराबोला आप सभी लोग पहले भी पढ़ चुके हो। बेसिकली 4 टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है सर y इज इक्वल टू वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ठीक, जहां पर सर a हमारा कैसा है भैया, पॉजिटिव है। तो अगर हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ सर हम कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ठीक, यहां पर सर इसका वर्टेक्स क्या होता है भैया, ओरिजिन होता है। बेटा एक टर्म होता है फोकस, इसका फोकस क्या होता है सर, a,0 होता है, इसको क्या बोलते हैं, फोकस कहते हैं। ठीक, एक टर्म और होता है जिसको कहते हैं सर लैटस रेक्टम। लैटस रेक्टम बेटा एक ऐसी कॉर्ड होती है जो कि फोकस के परपेंडिकुलर होती है और एक्सिस से गुजरती है। इस वाले पैराबोला की एक्सिस क्या होती है, बेसिकली एक्स एक्सिस। और लैटस रेक्टम क्या है बेटा, लैटस रेक्टम ये वाली लाइन है, मतलब कि x इज इक्वल टू a लाइन को हम क्या कहते हैं, y स्क्वायर इज इक्वल टू पैराबोला का लैटस रेक्टम। ठीक है, क्लियर है सभी को। अगला ग्राफ दूसरा स्टैंडर्ड पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। यहां पर भी a हमारा क्या है भैया, पॉजिटिव है। अब यार इस ग्राफ को हम ड्रॉ करते हैं यहां पे, तो ये ग्राफ सर हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, जस्ट इसी का उल्टा कुछ इस तरीके से। और बेटा इसका जो फोकस है बेसिकली ये क्या हो जाएगा, -a,0 हो जाएगा। और इसका वर्टेक्स अभी भी क्या है सर, 0 0। इसका लैटस रेक्टम ऑब्वियस सी बात है कि x इज इक्वल टू -a हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। और फोकस क्या होगा, -x इज इक्वल टू माइनस का a। अगला चलता है थर्ड नंबर पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। ऑब्वियस सी बात है कि सर a हमारा कैसा है, पॉजिटिव है।
यार अगर हम इस ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो ये ग्राफ कैसा ड्रॉ होता है भैया, ये ग्राफ सर हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होता है। और बेटा इसका फोकस क्या होता है 0, a, इसका वर्टेक्स भी क्या हो जाएगा सर, ओरिजिन हो जाएगा। ठीक, चौथा ग्राफ, चौथा स्टैंडर्ड पैराबोला एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस का 4ay, यहां पर भी सर a हमारा कैसा है, पॉजिटिव है। अब भैया अगर इसके ग्राफ को अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ये ग्राफ भी हमारा कैसा ड्रॉ होगा सर, डाउनवर्ड पैराबोला हो जाएगा। और इसका फोकस क्या हो जाएगा बेटा 0, -a, क्या हो जाएगा सर 0, -a हो जाएगा। ठीक, अगेन यार इसका वर्टेक्स भी क्या होगा सर, ओरिजिन ही होगा, क्योंकि वर्टेक्स वही पॉइंट होता है जहां से कोई भी ग्राफ मुड़ता है, जहां से पैराबोला बेसिकली मुड़ता है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो यार ये 4 पैराबोला बेटा इनको कहते हैं सर स्टैंडर्ड पैराबोला। तो आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से क्लियर है। अब यहां पर ना कुछ एक चीजें बड़ी काम की चीज मैं आपको समझाना चाहता हूं, सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से समझना। सबसे पहली बात तो यह है कि पैराबोला जो है अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। तो इसका क्या फायदा है, इसका फायदा आएगा जब आप ग्राफ पढ़ोगे तब आएगा। कोई भी पैराबोला हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकल होता है। कहने का मतलब यह है कि जैसा ये एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आएगा ऐसे ही एक्स एक्सिस के नीचे भी नजर आएगा। समझ आया? सेम इसी तरीके से जैसे ये एक्स एक्सिस के ऊपर नजर आ रहा है ऐसे एक्स एक्सिस के नीचे नजर आएगा। तो यहां पर आप इसको एज ए पॉइंट आप बना के यहां पर लिख लो, कुछ एक नोट आप बना के लिख लो, है ना। एनी पैराबोला, ये हर एक पैराबोला के लिए है, एनी पैराबोला ऑलवेज सिमेट्रिकल अबाउट इट्स एक्सिस। ठीक है, कोई भी पैराबोला हमेशा अपनी एक्सिस के अबाउट क्या होता है सर, सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, यानी कहने का मतलब क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि ये ग्राफ जैसा इधर दिखता है ऐसे इधर, मतलब जो एरिया इसका होगा सेम एरिया इसका भी होगा। कहने का मतलब ये है। दूसरा पॉइंट आप इसको भी लिख सकते हो, कोई भी स्टैंडर्ड पैराबोला अगर हमारे पास है, स्टैंडर्ड पैराबोला, तो स्टैंडर्ड पैराबोला की एक खास बात होती है कि सर उसका जो वर्टेक्स है ये हमेशा क्या होता है सर, 0, 0 होता है। वर्टेक्स हमेशा क्या होगा, ओरिजिन ही होगा। ठीक है, तीसरा लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम, कोई भी अगर स्टैंडर्ड पैराबोला है उसका लेंथ ऑफ लैटस रेक्टम ये हमेशा होता है सर 4a। ये चीज, बस 3 चीज आप ध्यान रखो, आपके लेवल पे इतना बहुत है, इससे ज्यादा कभी भी कुछ नहीं पूछा जाएगा। ठीक है बेटा, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो यार ये चीज जो है सभी मेरे बच्चे अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में एकदम सुंदर सा नोट बना के लिख लो अच्छी तरीके से, क्योंकि जिंदगी भर तुम्हारे को ये ग्राफ काम देने वाले हैं। मैं सच में कह रहा हूं, जिंदगी भर, यानी जिंदगी भर सच में आपको काम देगा। आप जब जैसे जैसे आगे मैथ्स आप पढ़ोगे ना तब आपको रियलाइज होगा कि शशांक सर कितनी बड़ी चीज आप पढ़ा के गए हो। सीरियसली मैं कह रहा हूं बेटा, पता है आपको ये सब चीजें कोई पढ़ाता नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब चीजें एक जगह थोड़ी ना मिलती है। जब सब कुछ पढ़ा लेते हैं तब जाके आपको एकदम क्रक्स के रूप में आपको सब कुछ समझा पाते हैं। ये सब चीजें इतनी मजाक की चीजें नहीं है जितनी आसानी से हम लोग आराम से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हो। बहुत ही इजी तरीके से समझ लो कि हम लोग पढ़ रहे हैं और आराम से आप सभी लोग पढ़ते भी जा रहे हो, बहुत मजा आ रहा है। अब यार यहां पर कुछ एक एग्जाम्पल सभी मेरे बच्चे अपनी कॉपी में ड्रॉ करो। पहला, y² इज इक्वल टू माइनस का 4x। मान लो अगर ये पैराबोला ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करोगे सर? क्या करेंगे, ये ग्राफ किस टाइप का है, y² इज इक्वल टू -4ax टाइप का, यानी कि ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा। ठीक है, ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से बन जाएगा, ये हो गया। ठीक, सेम इसी तरीके से अगर मान लो कुछ उदाहरण दे देता हूं, x² इज इक्वल टू 4y, x² इज इक्वल टू -32y, सब ड्रॉ करना। y² इज इक्वल टू 64x, y² इज इक्वल टू -84y, सॉरी -84x, ये सब ग्राफ बेटा ड्रॉ करना, सारे स्टैंडर्ड पैराबोला है। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, ये HW है, फटाफट इसको प्रैक्टिस करना और मुझे बताना कि सारे प्रैक्टिस कर चुके हो कि नहीं। ठीक है, और यार अगर मजा आया ना तो आज नीचे कमेंट सेक्शन भर के जाना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। ठीक है, ये ग्राफ का वर्जन 2 है, आप ये समझ लो। मैंने बहुत साल पहले एक ग्राफ का सेशन लिया था, बहुत ही बच्चों ने पसंद करा था। ये समझ लो कि ग्राफ का वर्जन 2 है। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को। तो यार ये पूरे के पूरे पैराबोलिक ग्राफ थे। तो बच्चों अब यहां पर हम पढ़ने जा रहे हैं ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन।
मतलब हर जगह पर मॉड है, हर जगह पर है ना। मतलब जैसे जिंदगी में घुसते हो 9वीं 10वीं के बाद सबसे पहले ही आ जाता है मॉडुलस, और जब आ जाता है मॉडुलस हमारी धड़कनें जो हैं हिलने लग जाती है कि ये क्या आइटम आ गया है मार्केट में। ठीक है, लेकिन यार बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। सबसे पहली बात तो मॉड एक्स की डेफिनेशन क्या है, आप इसकी डेफिनेशन लिखो, है ना। मॉड एक्स की जो डेफिनेशन आप सबसे पहले तो लिखो, मॉड एक्स इज इक्वल्स टू क्या होता है भैया, ये होता है सर प्लस एक्स अगर हमारा एक्स जो है पॉजिटिव है, और ये होता है सर माइनस एक्स अगर एक्स हमारा नेगेटिव है तो। ठीक, ये है मॉड एक्स की डेफिनेशन, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर कहीं पर मॉड के अंदर कोई भी अगर हमारे पास रियल नंबर अगर लिखा हुआ है, रियल नंबर, तो ये सर हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। ये हमेशा क्या कैसा नंबर देगा, पॉजिटिव नंबर ही देगा। बस छोटी सी बात ध्यान में रखो। सर इसका ग्राफ हमेशा कैसा बनेगा, इसका ग्राफ हमेशा देखो कैसा बनेगा, जब x पॉजिटिव है तो y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ। जरा ध्यान से देखो, अगर मान लो y इज इक्वल टू एक्स लाइन हम यहां पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है, ये लाइन क्या है बेटा, ये लाइन है सर y इज इक्वल टू एक्स लाइन। ठीक, सेम इसी तरीके से जब x नेगेटिव है तो माइनस एक्स। सबसे पहला काम यहाँ पे y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन को हम ड्रॉ करते हैं, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स लाइन हमारी ये ड्रॉ हो गई। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को, हाँ या ना। तो ये लाइन कैसी है सर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। अब जरा हम ग्राफ को समझते हैं। देखो ग्राफ ये कह रहा है कि जब हमारा x पॉजिटिव है, जब हमारा x पॉजिटिव है तो ये ग्राफ कौन सा है सर, पॉजिटिव x है, y इज इक्वल टू एक्स है। यानी जब हमारा x जो है सर पॉजिटिव है तो ये यहां पर क्या बनेगा सर, y इज इक्वल टू एक्स का ग्राफ बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है कि सर ये जो नेगेटिव एक्स एक्सिस में हमने ये ग्राफ बना रखा है इसको हम क्या करेंगे, मिटा देंगे। सेम इसी तरीके से जब हमारा x नेगेटिव है तो बेटा इसका ग्राफ कैसा है, माइनस एक्स है। यानी कि सर x नेगेटिव कहां पर है, यहां पर है। तो अगर x नेगेटिव है इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। यानी कि जो ये नीचे वाला पोर्शन है इसको हम क्या करेंगे सर, मिटा दे देंगे। तो अगर हम इसको मिटा देंगे तो बेसिकली हमारे पास y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ कैसा निकल के आ गया बेटा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमारे पास कुछ इस तरीके से निकल के आ गया। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को। तो y इज इक्वल टू मॉडुलस x का ग्राफ कैसा निकल के आ गया सर, y इज इक्वल टू मॉड x का ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से प्यारा सा निकल के आ गया। ठीक, तो ये ग्राफ है सर y इज इक्वल टू मॉड x का, और हमेशा ध्यान रखना कि मॉड x हमेशा कैसा होता है सर, पॉजिटिव होता है। आप ये देख सकते हो कि मॉड x का ग्राफ कहीं भी नेगेटिव y एक्सिस में नहीं है, तो ये हमेशा कैसा है सर, पॉजिटिव है। ठीक है यार, क्रिस्टल क्लियर सभी बच्चों को, कोई भी डाउट। आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है, सबसे पहली बात तो यार ये है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन बच्चों, ये इसको हम शॉर्टकट में कहते हैं GIF, है ना, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ठीक है यार, क्लियर है सभी को। अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता क्या है, जैसे मान लो अगर आप 5.2 लिखते हो तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 5 हो जाएगी। मान लो कहीं पर 3.6 लिखते हो, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मान लो कहीं पर 9.9 लिखते हो तो भी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी सर, 9 हो जाएगी। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन यानी कि सबसे बड़ा इंटीजर वैल्यू। सर इसका ग्राफ कैसा बनता है, सबसे पहले आप इसका ग्राफ समझो, अभी उसके बाद आपको सब कुछ एकदम क्रिस्टल क्लियर समझ आ जाएगा, डोंट वरी। ठीक है, इसका ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करेंगे, इसका ग्राफ जरा ध्यान से आप देखो बेटा, y इज इक्वल टू मॉड एक्स का ग्राफ हमारे को ड्रॉ करना है। ठीक है, और सॉरी y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का। तो सर इसका ग्राफ बनता है देखो घर के सीढ़ी के जैसा, है ना, जैसे घर की सीढ़ी बनती है ना, ऐसे चलते हो फिर रुक जाते हो, फिर चलते हो फिर रुक जाते हो, तो घर की सीढ़ी देखो ऐसे ही बनती है ना। तो बेसिकली ये ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से नजर आता है। ठीक है, तो ग्राफ अगर आप कर लोगे आराम से तुम्हारा बेड़ा पार है। इसको अच्छी तरीके से बना लो अपनी कॉपी में। ठीक है, ये किसका ग्राफ है बेटा, दिस इज ग्राफ ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये सारे पॉइंट्स को मिला दो। ठीक है ना, तो ये क्या है भैया, ये सर 0 1 2 3, सेम इसी तरीके से यहां पर 4, ये ऐसे जाता जाएगा। सेम इसी तरीके से -1 -2, y एक्सिस पर लिख लो 1 2 3, ऐसे करके आगे -1 -2। ठीक, अब जरा इस ग्राफ को हम समझते हैं यार, यहाँ पे है ना, इस ग्राफ को थोड़ा सा बेटा हम समझते हैं।
इस ग्राफ को अच्छी तरीके से एक बार हम समझेंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। सुनना ध्यान से। ये किसका ग्राफ है सर? ये ग्राफ है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का। सेम इसी तरीके से ये और भी नीचे होता जाता, ठीक है। अब यहां पर आप सभी बच्चे जरा गौर करके देखो, सभी लोग जरा, सबकी निगाहें बोर्ड पर होनी चाहिए, जरा ध्यान से देखो। सर जब x हमारा 0 से लेके 1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू कितनी है सर? 0 के बराबर है। सर जब हमारा x 1 से लेके 2 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू कितनी है सर? 1 के बराबर। जब x हमारा 2 से लेके 3 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू सर 2 के बराबर। जब x हमारा 3 से लेके 4 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू सर 3 के बराबर है, ठीक। तो इस तरीके से आप करते जाओगे। सेम इसी तरीके से जब 4 से लेके 5 के बीच में होगा तो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू 4 के बराबर होगी। लेकिन जब जरा आप नेगेटिव में देखो बेटा, नेगेटिव में अगर हमारा x -1 से 0 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है सर? -1 है। जब -2 से -1 के बीच में है तो ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू क्या है सर? -2 है। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो मैं यहां पर -1.5 लिखता हूं तो इसकी वैल्यू कितनी है सर? -1.5 कहां पर होगा? यहां कहीं पर होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है? -2 है, ठीक। मान लो कहीं पर मैं -0.5 लिखता हूं, इसकी वैल्यू कितनी है? -0.5 कहां पर होगा? 0 से -1 के बीच में, तो यानी इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? -1 हो जाएगी। समझ आया सभी को? तो बेटा ये ग्रेटेस्ट इंटीजर x है ना। मतलब जब हम पॉजिटिव में ले रहे थे तो इसमें एक्चुअली बच्चे कंफ्यूज इस वजह से करते हैं कि जब वो 5.2 में यहां पर आगे वाला लिख लेते हैं 5, तो सेम इसी तरीके से नेगेटिव का भी सोचते हैं कि -1.5 लिखा है तो ये -1 होना चाहिए, जो कि गलत है, ठीक है। गलत कैसे है वो आप ग्राफ से अच्छी तरीके से एकदम बाकायदा देख सकते हो, क्योंकि जब आप यहाँ पे -1.5 पे हो गए तो -1.5 पर इसकी वैल्यू क्या आ रही है? -2 आ रही है। जब आप -0.5 पर ले रहे हो तो -0.5 पर इसकी वैल्यू क्या हो रही है? -1 हो रही है, ठीक है। क्रिस्टल क्लियर? तो इस तरीके से बेटा हम ग्रेटेस्ट इंटीजर x की वैल्यू को अच्छी तरीके से लिख सकते हैं। यार अगला है बच्चों, इसके बाद हम लोग करने वाले हैं बेसिकली ग्राफ ऑफ अ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कि सर आखिरकार फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे पास दुनिया का कोई सा भी अगर नंबर है बेटा, इसको हम इंटीजर प्लस फ्रैक्शन 2 पार्टों में हम इसको लिख सकते हैं। कोई सा भी अगर नंबर है तो हम उसको ये 2 हिस्सों में ब्रेक करके लिख सकते हैं, इंटीग्रल प्लस फ्रैक्शनल, ठीक। तो यार यहां पर जो x इज इक्वल टू इंटीग्रल पार्ट क्या है? x है, माइनस फ्रैक्शनल पार्ट क्या है भैया? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, ठीक है यार। क्लियर है सभी को? ओ सॉरी, तो यहां पर फ्रैक्शनल पार्ट क्या है बेटा? फ्रैक्शनल पार्ट है सर दिस वन। अब यार अगर हमारे को यहां से फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू निकालनी है तो बेसिकली हम क्या लिख सकते हैं सर? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो बस यार यही हमारा जो है, यही हमारा मेन मुद्दा है कि अगर कहीं पर भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिखा है तो बेसिकली ये क्या होता है? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। एक छोटी सी बात ध्यान रखना कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है हमेशा 0 से लेके 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो ये 2 महत्वपूर्ण बातें आपको ध्यान में रखनी है। पहली चीज, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है सर? x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x। दूसरी चीज, ये कहां से कहां लाई करता है? 0 से लेके 1 के बीच में। ये कई जगह पर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है, 0 पर क्लोज होगा और 1 पर ओपन होगा, ठीक है। कई जगहों पर आपको ऐसा भी लिखा मिल सकता है। अब जरा इसका ग्राफ हम ड्रॉ करते हैं। इसका ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट ग्राफ है और कई बार को सीवीटी में पूछा भी जाता है, ठीक है। तो इसका ग्राफ हम लोग यहां पर ड्रॉ करते हैं। तो इसके लिए भैया हम क्या करेंगे सर? यहां पर कई सारी रेफरेंस लाइंस को हम ड्रॉ करेंगे। ध्यान रखने वाली बात यह है कि सारे के सारे ये जो स्क्वायर हैं, ये सारे के सारे, मतलब ये सारे के सारे सेम हैं। इनका जो बेसिकली इनकी जो लेंथ विड्थ है सबकी सेम ही है ना, ये सब। इसका ग्राफ आप लोग ड्रॉ करो, बहुत ही सुंदर सा ग्राफ है। ये देखो इसका ग्राफ हमारा ये लाइन का ही ग्राफ बनता है यार। अब इसके पीछे का जो, इसके पीछे की जो कहानी है उस पर मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इस वजह से नहीं जाना चाहता क्योंकि कोई काम का नहीं है आपके लिए। कभी किसी दूसरे सेशन में ना तसल्ली से मैं समझा दूंगा, लेकिन वन शॉट को हम इसके कारण डिस्टर्ब नहीं करते, ठीक है। अगर किसी को जानने की क्यूरियोसिटी हो कि सर आखिरकार ये ऐसा कैसे बनता है तो आप मुझे बताना, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ किसका हो गया सर? फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का ग्राफ हो गया। तो बेसिकली दिस वन 0, दिस वन इज द 1,
तो ये हर एक इंटीग्रल पॉइंट पर इसकी वैल्यू क्या है सर? 0 है। 0 1, देखो 1 पर भी 0, 2 पर भी 0, 3 पर भी 0, -1 पर भी 0, -2 पर भी इसकी वैल्यू 0 है, -3 पर भी इसकी वैल्यू क्या है सर? 0 है। ठीक है, और ये सबसे मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या है सर? ये 1 है। ठीक, तो यार अगर कोई भी हमारे पास फ्रैक्शनल पार्ट, कोई भी अगर हमारे पास इंटीजर है, यार ऑब्वियस सी बात है कि इंटीजर का हमेशा फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ क्या होगा सर? 0 होगा। ठीक, कोई भी अगर इंटीजर नंबर है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल 5, तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या लिखोगे? 5 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 5। तो यार ये अल्टीमेटली 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 ही तो आ जाएगा ना। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 5 कितना आ गया? 0। तो अगर कोई भी इंटीजर है तो हमेशा किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो यार ऑब्वियस सी बात है कि वो 0 होगा। अगर आप कॉमन सेंस से सोचोगे तो भी आपको समझ आ जाएगा। मतलब तुम्हारे पास है इंटीजर, तो इंटीजर में फ्रैक्शन कहां से आ जाएगा ना। तो हमेशा किसी भी इंटीजर का जो फ्रैक्शनल पार्ट है वो बेसिकली क्या होता है सर? 0 के बराबर होता है। ठीक है, क्लियर है। अगर मान लो कहीं पर जैसे मान लो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6, तो यार ऑब्वियस सी बात है कि 6 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर 6, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर 6 भी 6 के ही बराबर होता है, तो 6 माइनस 6 बराबर 0। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ 6 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0 के बराबर आ गया। सिंपल। ठीक है ना, क्रिस्टल क्लियर। कोई भी डाउट जरा सा भी किसी बच्चे को आई थिंक नहीं होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर, बहुत बढ़िया। अब यार आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। ठीक है, ये बेटा ये फ्रैक्शनल सिग्नम नहीं है, ये फ्रैक्शनल सिग्नम नहीं है, ग्राफ ऑफ सिग्नम एक्स। ठीक है, तो यार यहां पर सबसे पहले हम सिग्नम एक्स की डेफिनेशन लिखेंगे। सिग्नम एक्स होता क्या है? सिग्नम एक्स होता है बेटा +1 जब हमारा एक्स जो है पॉजिटिव होता है, 0 जब हमारा एक्स जो है 0 के बराबर, -1 होता है जब सर हमारा एक्स जो है लेस देन 0 के बराबर होता है। अब अगर इसका हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो भैया इसका ग्राफ कैसा ड्रॉ होगा? इसका ग्राफ जरा ध्यान से देखो कैसा ड्रॉ होगा। सर इसका ग्राफ हमारा कुछ इस तरीके से ड्रॉ होगा। ठीक है, तो ये जो हाइट है ऊपर वाली +1 है, ये नीचे वाली -1 है, और x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू क्या है सर? 0 के बराबर है। तो ये ग्राफ किसका है बेटा? ये ग्राफ है सर y इज इक्वल टू सिग्नम x का ग्राफ है। ठीक है, एकदम सुंदर सा प्यारा सा ये ग्राफ आप बना सकते हो। ठीक है बेटा, क्लियर है। अच्छा, कई सारे बच्चे ये भी पूछेंगे कि सर आखिरकार ये एरो और आप डॉट क्यों लगा रहे हो, आखिरकार इसके पीछे की क्या कहानी है? बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। ग्राफ में अगर हम कहीं भी एरो लगाते हैं तो ये वैल्यू को हम काउंट नहीं करते। जैसे x इज इक्वल टू 0 पर जो डॉट है यही इसकी वैल्यू है, यानी x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 है, 1 नहीं है। इसी वजह से यहां पर हम एरो लगा देते हैं ताकि आप इसकी वैल्यू को 1 काउंट मत करो। जैसे मान लो x इज इक्वल टू 0 पर यहां पर कोई बच्चा सोचे कि सर इसकी वैल्यू तो -1 भी होगी, नहीं, यहां पर एरो लग रखा है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 पर सिर्फ और सिर्फ ये डॉट वाली वैल्यूज को हम काउंट करते हैं, मतलब एरो वाली वैल्यू को हम काउंट नहीं करेंगे। समझ आया? सेम इसी तरीके से जैसे देखो यहां पर हमने फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ ड्रॉ करा है, तो x इज इक्वल टू 0 पर इसकी वैल्यू 0 होगी। देखो यहां पर एरो है, x इज इक्वल टू 1 पर इसकी वैल्यू 0 है। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो डॉट है, यहां पर एरो है, तो ये वैल्यू काउंट नहीं करते। x इज इक्वल टू 2 पर देखो यहां पर डॉट लगा रखा है, तो 2 पर इसकी वैल्यू 0 होगी, 1 नहीं होगी। क्यों? क्योंकि 1 पर एरो है। सेम इसी तरीके से x इज इक्वल टू 3 पर भी देखो एरो लगा रखा है। समझ में आ रहा है? तो जो वैल्यूज एरो, जहां पर एरो लग रखा है वो वैल्यू हम काउंट नहीं करते। जैसे x इज इक्वल टू -1 है, -1 पर 0 के बराबर है, क्योंकि 0 पर डॉट, यहां पर डॉट है। x इज इक्वल टू -2 पर इसकी वैल्यू 0 है, -3 पर 0 है। समझ आया? तो कभी भी ये वैल्यू जहां पर एरो लग रखा है ये हम इनको काउंट नहीं करते। ठीक है बेटा, आई थिंक सभी बच्चों को अच्छी तरीके से एकदम क्रिस्टल क्लियर है। तो ये ग्राफ है सर हमारा सिग्नम एक्स का। यार अब आगे चलते हैं, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, तो सभी बच्चे हेडिंग डाल लेंगे यार, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये ग्राफ का, ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है। मतलब इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ग्राफ है कि आप ये समझ लो कि हर चैप्टर में इसका काम आता है। तो सर सबसे पहला ग्राफ है y इज इक्वल टू साइन एक्स का, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। ठीक है, यार y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं सर? जरा ध्यान से सभी बच्चे यहां पर ध्यान से देखेंगे। सर यहां पर हम एक लाइन को ऐसे ड्रॉ करेंगे, दिस इज द एक्स एक्सिस, यहां पर सर दिस इज द वाई एक्सिस। ठीक है, यार यहां पर हम दो रेफरेंस लाइन को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, एक रेफरेंस लाइन ये रही, सेम इसी तरीके से सर इतनी ही हाइट पर एक रेफरेंस लाइन हम नीचे ड्रॉ करेंगे। ठीक है बेटा,
अच्छी तरीके से ड्रॉ करो। अब इसके अंदर सर हम ग्राफ बनाएंगे। यूं देखो, ये ग्राफ है सर y इज इक्वल टू साइन एक्स का। अरे प्रेम से बोलो वाह वाह, देखो कितना मजेदार ग्राफ है यार, y इज इक्वल टू साइन एक्स का। समझ आया? तो ये वैल्यू है सर x इज इक्वल टू 0, और ये मैक्सिमम हाइट +1, मिनिमम हाइट -1। सारे पॉइंट लिखना बहुत जरूरी है, सारे के सारे पॉइंट्स लिखना बेटा बहुत जरूरी है। पॉइंट लिखते हैं। ये हो गया सर कितना, π/2। ये कितना है सर, π/2। ये कितना है सर, पाई। सेम इसी तरीके से भैया ये हो गया सर 3π/2। ये हो गया बेटा 2π। सेम इसी तरीके से दिस वन इज 5π/2। ये हो गया सर 3π। ठीक, अब नेगेटिव डायरेक्शन में आएंगे। ये हो जाएगा भैया -π/2। ये हो गया सर माइनस का पाई। सेम इसी तरीके से सर ये हो गया हमारा -3π/2। ये हो गया सर 2π। सेम इसी तरीके से बेटा ये हो गया हमारा 5π/2 माइनस का, और ये हो गया सर 3π। अगर किसी को आगे लिखने में भी इंटरेस्ट हो तो यहां पर 3π में π/2 और जोड़ दो, तो ये हो जाएगा सर हमारा 7π/2। ठीक है, माइनस में। तो इस तरीके से ये बेसिकली किसका ग्राफ है सर, y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ है। ठीक, तो अगर इस ग्राफ को थोड़ा सा अगर आप एनालिसिस करना चाहो, अगर किसी का इंटरेस्ट है, तो आप यहां पे अच्छी तरीके से ये चीज देख सकते हो कि सर जितने भी पाई के मल्टीपल हैं, साइन की वैल्यू वहां पर 0 है। देखो पाई, 2π, 3π, 0, -π, -2π, -3π, है ना, इन सब पर क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू 0 है। तो अगर कहीं पर अगर आपसे कोई पूछे कि सर साइन एक्स 0 कहां पर होता है, तो आप क्या बोलोगे कि जहां जहां पर पाई का मल्टीपल है वहां पर साइन एक्स 0 है। दूसरी चीज ये है कि अगर कभी आपसे पूछे कि साइन π/2 की वैल्यू क्या है, तो आप क्या बोलोगे सर 1। साइन 3π/2 की वैल्यू -1। साइन 5π/2 की वैल्यू 1। साइन -π/2 की वैल्यू -1। -3π/2 की वैल्यू +1। -5π/2 की वैल्यू -1। -7π/2 की वैल्यू +1। सिंपल। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर सभी को? हाँ या ना जल्दी से बता दो एक बार देख के फटाफट। यार अगला जो ग्राफ है भैया, y इज इक्वल टू किसका, cos x का। y इज इक्वल टू cos x। बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है, इन सबसे लगातार सीवीटी में सवाल पूछे जाते हैं और आपको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है बेटा। ठीक है, y इज इक्वल टू cos x। y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे भैया? अगेन सर यही काम करने वाले, दो रेफरेंस लाइन आप यहां पर ड्रॉ करो। ठीक है, दो रेफरेंस लाइन यहां पर हम ड्रॉ करेंगे। अब सर इसके बाद यहां पर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ये लो, ठीक है। तो इस तरीके से सर y इज इक्वल टू हम cos x का ग्राफ हम यहां पर ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सर x इज इक्वल टू 0। ये हो गया भैया +1, यहां पर हो गया -1। ये कितना है बेटा, π/2। यहां पर है सर पाई। दिस वन इज 3π/2। यहां पर है सर 2π। यहां पर है सर 5π/2। यहां पर है भैया 3π। ठीक है, तो इस तरीके से बेटा यहां पर हम इसको सारे पॉइंट्स को लिख सकते हैं। यहां पर है सर -π/2। यहां पर है -π, माइनस का 3π/2, -2π, -5π/2, माइनस का 3π। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ किसका है सर, y इज इक्वल टू cos x का ग्राफ है। तो अगर थोड़ा सा अगर हम इसका एनालिसिस करना चाहें तो आप बड़े आराम से देख सकते हो कि सर x इज इक्वल टू 0 पर वैल्यू +1 है, π/2 पर वैल्यू 0 है, 3π/2 पर 0 है, 5π/2 पर 0 है, -π/2 पर 0 है, -3π/2 पर 0 है, -5π/2 पर सर 0 है। ठीक है सर, इसकी वैल्यू 1 कहां पर है? एक तो सर इसकी वैल्यू 2π पर 1 है, एक तो सर इसकी वैल्यू -2π पर 1 है। अगर कोई cos पाई की वैल्यू पूछे तो cos पाई की वैल्यू सर -1 है, cos -पाई की वैल्यू सर -1 है। ठीक है, क्लियर है सभी बच्चों को? हाँ या ना देख लो एक बार फटाफट। कोई भी अगर डाउट है तो मुझे तुरंत बताओ। ठीक है बेटा, क्रिस्टल क्लियर, कोई समस्या किसी भी बच्चे को आई थिंक नहीं होनी चाहिए। ठीक है,